मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आई एम सैयद अहमद मुज्तबा, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुज्तबा। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में। मेरी ऑलरेडी भी वीडियो मौजूद है। इसकी जो बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक इसके कंटेंट्स हैं, जो बेसिक इसकी फैक्टर्स हैं और जो इसके बेसिक पॉइंट्स हैं, भी आप किसी के साथ अपनी प्रॉपर्टी की बाबत कोई भी एग्रीमेंट करते हैं, जब आप उसके साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं तो एग्रीमेंट आपका रिटन फॉर्म में होता है। उसमें जो इकरारनामा मुआहदा बै होता है, उसमें ये चीज़ तहरीर की जाती है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये ए ने परचेज़ कर ली, बी के मलकियत थी। ए ने बी को बतौर बयाना जो है वो रकम मुबलिग 20 लाख रुपए एडवांस के तौर पे दे दिए, और जो बकाया रकम है 80 लाख रुपया, यानी 1 करोड़ की डील है, बकाया रकम 80 लाख रुपया जो है वो इसको 3 माह की मुद्दत में अदा करेगा। और उसके बाद इस प्रॉपर्टी को जो है वो ए अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाएगा बी से, और बी जो है बकाया ज़र समन जो जितनी भी रिमेनिंग कंसिडरेशन अमाउंट है वो रिसीव करने के बाद इस बात का पाबंद होगा कि वो ए के नाम पे अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करे। अच्छा व्यूअर, जब ये इकरारनामा मुआहदा बै तहरीर किया जाता है तो उसमें जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो ये जहन में रखिएगा कि जब भी इकरारनामा मुआहदा बै तहरीर करें उसमें प्रॉपर्टी की स्पेसिफिकेशन लाजमी दें। मकान नंबर प्रॉपर्टी का अगर पटवारी का रिकॉर्ड है तो रेवेन्यू के रिकॉर्ड के मुताबिक उसका खसरा नंबर, खाता नंबर, खतौनी नंबर, उसका इंतकाल नंबर, उसकी रजिस्ट्री का नंबर और उस मालिक की टोटल जो डिटेल है, यानी नाम, वल्दियत, उसकी रेजिडेंस। इसके अलावा मज़ीद डिटेल में हम प्रॉपर्टी का हदूद अरबा, अगर शहरी प्रॉपर्टी है तो, कि इसके लेफ़्ट में किसका घर है, इसकी राइट में किसका घर है, इसकी शमाल में किसका घर है, इसके जनूब में क्या चीज़ है, और रास्ता शार-ए-आम किधर है। ये सारी डिटेल जब आप मुकम्मल तौर पे दे देते हैं तो इससे वो प्रॉपर्टी स्पेसिफाई हो जाती है कि ये फ़लाँ घर की ही बात की जा रही है। अगर तो वो किसी लगा लें किसी भी किस्म की हाउसिंग स्कीम की प्रॉपर्टी है तो उनका जो लेटर नंबर होता है, ट्रांसफ़र लेटर नंबर या फ़ाइल नंबर, वो चीज़ें मेंशन की जाती हैं। जब आप एग्रीमेंट करते हैं और आप बयाना देते हैं किसी भी बंदे को उसके मकान की बाबत, तो कोशिश करें कि उस एग्रीमेंट के ऊपर जो आपके गवाहान हैं वो अलाइव मौजूद हों मौके पे, वो मौके पे साइन करें, और जो घर सेल करने वाला है वो मौके पे साइन करे। कभी भी अपने एग्रीमेंट को आप किसी के हवाले ना करें। अगर ख़ातून भी हैं तो आप कोशिश करें वो आपके सामने साइन करें, और उसके सिग्नेचर करते हुए की वीडियो तस्वीर लाजमी बनाएं, क्योंकि यही आपको सिक्योर करती हैं। और थंब इम्प्रेशन के लिए आप अपनी बाल पेन लेके जाएं, अपना जो स्टैम्प पैड लेके जाएं, और मौके पे उसका अच्छी तरह से स्टैम्प पैड के ज़रिए उसको थंब इम्प्रेशन उस पे लें। फिर जो गवाहान हैं उनके मौके पे सिग्नेचर करवाएं, उनके थंब इम्प्रेशन लें। एक अगर गवाह आपका है और एक वो कहते हैं जी हमारा है, तो आप कोशिश करें आप अपने 2 गवाह डालें। एक अगर वो अपना डालना भी चाहते हैं तो वो डाल लें। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्योंकि एग्रीमेंट करते हुए जब इंसान किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं करता तो वो चीज़ें बाद में नुकसानदेह साबित हो जाती हैं। इसमें ये एक और जो मेन बात है वो ये है कि जब भी आप एग्रीमेंट करने जाते हैं, आप एग्रीमेंट लिखवा के लाते हैं, तो आप कोशिश करें कि वो एग्रीमेंट जो स्टाम्प पेपर निकलना है बैंक के थ्रू, वो भी आप ख़ुद निकलवाएं। आप ख़ुद निकलवाएंगे, आपका स्टाम्प जेन्युइन होगा। आप ड्राफ्टिंग करवाने के बाद जब उनके पास लेके जाते हैं उसके ऊपर मौजूदा तौर पे साइन अंगूठे करवाएंगे। और अगर आप कोशिश करें कि अगर आप उस स्टाम्प को रजिस्टर्ड करवा सकें, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं भी करवाते तो इसमें कोई मसला नहीं होता। अब आते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की ज़रूरत क्यों महसूस होती है। जब आपका टाइम मुकर्रर किया हुआ पूरा हो जाता है, जब 3 महीने पूरे हो जाते हैं या 2 महीने का टाइम मुकर्रर था कि 2 महीने बाद जो मालिक है वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करवाने का पाबंद है, तो आप उस मालिक को अप्रोच करते हैं। मालिक को जाके कहते हैं जी ये एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट की रूह से जो ये प्रॉपर्टी जो है आप इस प्रॉपर्टी को मेरे नाम पे ट्रांसफ़र करने के पाबंद है, और बकिया रकम जो आपकी 80 लाख रुपए वो मेरे पास तैयार पड़ी है।
आप मुझे फ़र्द बै निकलवा के दें, मैं रजिस्ट्री लिखवा के इस प्रॉपर्टी को अपने नाम ट्रांसफ़र करवाता हूँ। अब जब वो मालिक इनकारी हो जाता है, वो मालिक हीले बहाने करने शुरू कर देता है, वो मालिक आपसे झूठ बोलना शुरू कर देता है, वो डिले टेक्निक्स इस्तेमाल करने शुरू कर देता है, और आपको ये समझ आ जाए कि वाकई ही ये अब डिलेइंग टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहा है और ये जानबूझ के मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवा के नहीं दे रहा, तो आपके पास जो कानून ने इख्तियार दिया हुआ है वो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का इख्तियार दिया हुआ है। आप फ़ौरन से पहले जो है मुतलका अदालत में जाते हैं, दावा ड्राफ्ट करवाते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, उसके साथ आप स्टे की एप्लीकेशन लगाते हैं। स्टे की एप्लीकेशन में और सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में आपने बाकायदा जो इस्तदा की होती है वो यही की होती है कि ये फर्दर प्रॉपर्टी को एलिनेट ना करे। जब आप अपना स्टे की एप्लीकेशन पे आर्गूमेंट करते हैं तो आप अदालत से यही दरख्वास्त करते हैं कि ये फर्दर ट्रांसफ़र को रोका जाए। अदालत स्टे ग्रांट कर देती है, फिर वो आप उसकी अटेस्टेड कॉपी लेके मुतलका जो डिपार्टमेंट्स हैं, अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड के पास है तो आप रेवेन्यू के पास उसको जमा करवाते हैं, सब रजिस्ट्रार के पास जमा करवाते हैं, ताकि प्रॉपर्टी पे स्टे ग्रांट हो जाए कि जिस प्रॉपर्टी की डील उस बंदे ने आपके साथ की है, आइदर वो उस प्रॉपर्टी को किसी और जगह पे फ़रोख्त ना कर सके। अब एक बात जहन में रखिए, अदालत जो है वो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में सबसे पहले आपकी नीयत को देखती है। आप अपनी जो बोनाफाइड परचेज़र के तौर पे आप अपनी इंटेंशन जो अदालत को ज़ाहिर करते हैं, उसमें आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं दावा में कि मैं इसकी मुकम्मल कंसिडरेशन अमाउंट रिमेनिंग को पे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये शख्स जो है वो प्रॉपर्टी को मेरे नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। जब आप अदालत को ये इस्तदा करते हैं तो अदालत आपकी बात को कंसिडर करती है। फिर अदालत पहली डेट पे ही हुक्म इम्तनाई जारी करने के बाद अदालत साथ ही कोर्ट फ़ीस का ऑर्डर कर देती है, और साथ ही अदालत ऑर्डर कर देती है कि बकिया ज़र्रे सम्मन जितनी भी रिमेनिंग अमाउंट है आप अदालत में जमा करवाएं। आप फ़ौरन अगर अदालत में अपनी ज़र्रे सम्मन की अमाउंट जमा करवा देते हैं, आप कोर्ट फ़ीस जमा करवा देते हैं, तो अदालत के पास इख्तियार है कि आपको सुनने के बाद दूसरी पार्टी अगर उस एग्रीमेंट से इनकार करती है या किसी भी तरीके से हीले बहाने करती है, अदालत आपका स्टे भी कन्फर्म कर दे, और आफ्टर द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस जो भी आपने एविडेंस मौके पे क्रिएट किए, उसके बाद आपका जो बाकायदा तौर पे आपके जो गवाहान हैं, जो उस मुआहदे के गवाहान हैं, उस पर आपकी एविडेंस होगी, उन पे जिरा होगी, तो अदालत जो है वो डिग्री पास कर देती है। जब डिग्री हो जाती है तो एग्जीक्यूशन में अदालत एक नुमाइंदा मुकर्रर करती है जो कि बतौर सेलर उस रजिस्ट्री को साइन करता है, उस रजिस्ट्री को पास करता है, और उस रजिस्ट्री के पास होने के बाद उसका इंतकाल होता है और वो जो मलकियत है वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है। अब ये जो दो गवाहान हैं, इसकी मिस्ट्री क्या है? जो आर्टिकल कानून शहादत ऑर्डिनेंस में किसी भी मुआहदे को साबित करने के लिए आपको जिस ख़ास तौर पे वो मुआहदा जिसमें फ़ाइनेंशियल लाइबिलिटी शामिल हो, उसको साबित करने के लिए कुरान पाक में भी हुक्म फरमाया गया है कि कोई भी तहरीर करो तो उसको लिख लो, और उसमें जो है वो दो गवाह मर्द, और अगर दो मर्द गवाह मौजूद नहीं तो एक मर्द और दो औरतें बतौर गवाही के जो है वो उसमें दर्ज करो। इसी रूल को अप्लाई किया गया कानून शहादत ऑर्डिनेंस में, और उसमें जिस मुआहदे में फ़ाइनेंशियल लाइबिलिटी शामिल होगी उसको साबित करने के लिए दो गवाहान की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। ये बात याद रखें, ये बहुत ही एक मैं आपको लॉ का नुक्ता दे रहा हूँ कि अगर कोई गवाह मुनहरिफ हो जाए, अगर दोनों गवाहों में से आपका कोई गवाह या उनका कोई गवाह गवाही देने से इनकार कर देता है उस एग्रीमेंट की, तो आपकी जो ये ट्रांजैक्शन है इसको नल एंड वाइड अदालत करार दे सकती है। लेकिन उससे बचने का भी एक तरीका है। उससे बचने का ये तरीका है, आप जब भी अपनी प्रॉपर्टी की डील करें, जिस शख्स के साथ आप प्रॉपर्टी की डील करें, हमेशा उसको जो अमाउंट दें उस अमाउंट को हमेशा बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र करें, क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी की डील करते हैं तो आप कैश पेमेंट पे आपके पास कोई सबूत नहीं होता सिवाय उस एग्रीमेंट के, और उसमें गवाहान के भी मुकरने का अंदेशा होता है कि जी ये तो एग्रीमेंट तहरीर नहीं हुआ था, ये तो फ़लाँ चीज़ के लिए एग्रीमेंट था, या खाली अंगूठे लगवा लिए गए, या ये कर दिया गया। लेकिन जब आप ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू करते हैं तो आपकी वही चीज़, वही आपका एग्रीमेंट, उसको फाइनलिटी हासिल हो जाती है, और बैंक की
ऑफिशियल ऑथेंटिसिटी हासिल हो जाती है। फिर अदालत में आपका जो बर्डन ऑफ प्रूफ है उसका लेवल बहुत कम हो जाता है। जब आप अदालत को अपने सारे सबूत देते हैं और अपने सारी सबूत के तौर पे चीज़ें सामने रखते हैं, बैंक स्टेटमेंट रखते हैं, तो अदालत उस चीज़ को कंसिडर भी करती है और अदालत समझ जाती है कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये लीगल है, एग्रीमेंट टू सेल किया गया था, लेकिन जो अब बेचने वाला है वो जानबूझ के रजिस्ट्री नहीं करवा रहा, तो एग्जीक्यूशन में आपके नाम पे रजिस्ट्री हो जाएगी। तो इस सारी बातों को जहन में रख के आप इकरारनामा मुआहदा बै जो है उसको तहरीर करें और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जो एग्रीमेंट का टाइम है, जो एग्रीमेंट की जो मामलात हैं उसको ध्यान से जो है वो लिखें। एक और बात आप जहन में रखिए, अब लिमिटेशन की बात करते हैं। इस लिमिटेशन के बारे में जो कानून है वो ये कहता है, अगर किसी इकरारनामा मुआहदा बै में आपने स्पेसिफाई कर लिया टाइम, मिसाल के तौर पे आपने स्पेसिफाई कर लिया कि जी ये 3 माह के बाद या 3 माह के अंदर या 3 माह तक ये रजिस्ट्री करवा के देने का पाबंद है, या ये 2 माह तक रजिस्ट्री करवा के देने का पाबंद है, या ये 6 माह तक रजिस्ट्री करवा के देने का पाबंद है, उस सूरत में जो आपके पास सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की लिमिटेशन होती है उसका टाइम जो होता है वो 3 साल होता है। जिस डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ एग्रीमेंट से लेकर उसके 3 साल बाद तक आप सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो दायर कर सकते हैं 3 साल के अंदर अंदर। लेकिन कुछ ऐसे मुआहदाजात होते हैं जिसमें ये लिखा जाता है कि प्रॉपर्टी का मामला चल रहा है, उसको क्लियर करवा के जो है वो इसके नाम पे ट्रांसफ़र की जाएगी, या जब ये पेमेंट दे देगा फिर इसको ट्रांसफ़र की जाएगी। तो आप ये बात जहन में रखें, ऐसी सूरत में जो लिमिटेशन होती है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की वो अनलिमिटाइज हो जाता है, उसके लिए लिमिट नहीं होती। वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा जिस एग्रीमेंट में टाइम स्पेसिफाई ना किया जाए, जिस एग्रीमेंट में सिर्फ किसी शर्त की बेस पे रखा जाए कि जब भी ये पैसे देंगे तो हम इनको रजिस्ट्री करवा के देने के पाबंद है, इसमें कोई टाइम नहीं रखा गया कि 3 महीने का टाइम है, 6 महीने का टाइम है, 10 महीने का टाइम है, तो इसमें खुली लिमिटेशन होती है कि आप किसी टाइम भी उसके अगेंस्ट जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा दायर कर सकते हैं। तो ये थी आज हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियोस में मज़ीद लॉ को जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।